नमस्कार दोस्तों। 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्ष के लिए करो या मरो की स्थिति बनती हुई साफ साफ दिख रही है। दिल्ली में 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी मीटिंग हुई, लेकिन इसमें कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल सका। विपक्ष के अच्छे परिणाम तक पहुंचने का एक ही फॉर्मूला है मौजूदा समय में, और वो है सही तरीके से सीटों का बंटवारा। सारा खेल ही सीट बंटवारे पर टिक गया है। इसी पर बात करेंगे और बात यह करेंगे कि कैसे बीजेपी के लिए अभी भी चिंता की कई सारी लकीरें हैं, लेकिन विपक्ष का टूटा हुआ मनोबल इन लकीरों की ओर ध्यान जाने नहीं देता है। इसी पर बात करेंगे। आज जो मीडिया में चल रहा है उस पर एतबार किया नहीं जा सकता है, और जो नरेंद्र मोदी के विरोधी यूट्यूबर्स कह रहे हैं उस पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सभी एक पक्षीय बात कर रहे हैं। आज पूरा मीडिया और उससे जुड़े लोग साफ साफ दो हिस्सों में बंट चुके हैं, एक नरेंद्र मोदी के समर्थन में और दूसरे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध में। समर्थकों का कहना है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, उनका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है, इससे उनको कोई रोक नहीं सकता। और जो विपक्ष में खड़े हुए वो आंकड़ों की भाषा बोलते हैं। उनका कहना है कि जिन 3 प्रदेशों में बीजेपी अभी जीती है, इनमें वे पहले भी अधिकतम पा चुकी है, इसीलिए जब वो सारी सीटें पा चुकी है तो फिर यहां पर अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 100% भी हो जाता है तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सभी सीटें तो बीजेपी पहले ही जीत रही है। अब इससे ज्यादा तो जीतने से रही। मध्य प्रदेश में 29 और राजस्थान में 25 से ज्यादा सीटें तो बीजेपी हासिल कर नहीं सकती है। सारा खेल तो उन राज्यों में होने वाला है जिनमें बीजेपी कमजोर है, चिंता में है। योगेंद्र यादव जैसे कई सारे लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंकड़े पेश करते रहते हैं, लेख लिखते रहते हैं, और उनमें वो लिख रहे हैं कि बीजेपी हार सकती है अगर विपक्ष एकजुट होकर सीट बंटवारे पर तार्किक निर्णय ले तो, और नरेंद्र मोदी के मनोवैज्ञानिक दबाव में ना आए जो नरेंद्र मोदी राजनीतिक चाले चल रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच राजनीति इस तरीके से आंकड़ों का खेल है? बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती, यानी बहुमत से केवल 31 सीटें अधिक। इनमें से 224 सीटों पर बीजेपी को 50% से अधिक वोट हासिल हुआ। इनमें से अधिकतर सीटें उन राज्यों में थी जहां पर बीजेपी का घनघोर दबदबा है, और वो अधिकतर इन राज्यों में सीटें पा चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य। इनमें कर्नाटक की भी 22 सीटें आती है। इन 224 सीटों के अलावा देश के बाकी हिस्सों की जो 319 सीटें बचती है, इसमें बीजेपी 2019 के इलेक्शन में केवल 79 सीटें जीत पाई थी। इस तरह से बीजेपी ने कुल 303 सीटें जीती, यानी बहुमत के आंकड़े जो 272 है उससे केवल 31 सीटें ज्यादा है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है कि 224 सीटों पर वो 50% से अधिक वोट हासिल करने वाली पार्टी है, तो यह मान लिया जाता है कि इन सीटों पर अगर 70 या 100% वोट भी बीजेपी हासिल कर लेगी तो ये सीटें जो है 224 की 224 ही रहने वाली है, यानी कि इन पर 50% से तो अधिक वोट बीजेपी पाती ही है। लेकिन 300 के पार जाने के लिए बीजेपी को इस बार भी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना में वो सभी सीटें जीतनी होगी जो उसने 2019 में भी जीती थी, और अपने दबदबे वाले राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देनी है। यह सीधा सा सिद्धांत है। यह जो 50% वोट पाने वाली सीटें हैं, ये कर्नाटक और बिहार में भी आती है। इसीलिए बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कर्नाटक और बिहार में बीजेपी के लिए इस बार भी उतने ही आसान समीकरण है जितने 2019 में थे? बीजेपी के रणनीतिकार इस चिंता को समझते हैं, और यह बात इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टी भी समझती है। इसीलिए 2024 की लड़ाई को हार जीत के तराजू में इतनी आसानी से नापा नहीं जा सकता है। आप नरेंद्र मोदी की लगातार गतिविधियों को देखेंगे, अगर मौजूदा दौर में भी देखें, अभी बनारस में जो तमिल समागम किया गया है, ये सारे के सारे संकेत जाते हैं कि उन राज्यों पर फोकस किया जाना बहुत जरूरी हो गया है जहां पर बीजेपी ने पिछली बार कुछ सीटें जीती थी, लेकिन इस बार समीकरण उतने आसान है या नहीं है इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जो बीजेपी के हार्टलैंड है, जो बीजेपी के दबदबे वाले प्रदेश है, वहां तो 100% वो अचीव कर ही चुकी है। बंगाल में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के बाद से बीजेपी कमजोर हुई है। यह एक मोटा मोटा अनुमान है जो बार बार रिपोर्ट्स में दिखता रहता है। इसको शायद बीजेपी के रणनीतिकार भी समझते हैं, इसीलिए अमित शाह बार बार वहां जाते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद चिंता बढ़ी है।
महाराष्ट्र में समीकरण इस बार 2019 वाले नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। और बिहार में बीजेपी के सामने एक नया महागठबंधन है, एक नई तरीके की चुनौती है। यहां पर बीजेपी जातियों की राजनीति में उलझती हुई साफ साफ दिख रही है। अमित शाह टीवी पर कह देते हैं कि हम जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन जमीन पर कुछ हो रही चल और पक रहा है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बीजेपी ने 2019 में जो 303 का आंकड़ा हासिल किया था, वो हिंदी पट्टी, हिंदी प्रदेशों के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी विपक्ष का सफाया करके हासिल किया था। यह इस बार समझने वाली बात है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या 2019 जैसे हालात है, यह आप खुद ही सोचिए। अमित शाह 400 पार सीटों के आंकड़े की बात कर रहे हैं, यह तब भी संभव होता हुआ नहीं दिखता है अगर विपक्ष का पूरा जो कुनबा है वह एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए। क्योंकि 400 के पार जाने के लिए अमित शाह की पार्टी को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, बंगाल में बहुत शानदार प्रदर्शन करना होगा। बिहार और मध्य प्रदेश में नुकसान से बचना होगा, महाराष्ट्र में नुकसान से बचना होगा। इसीलिए बीजेपी के सामने चिंता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक सच यह भी है कि बीजेपी इस चिंता का समाधान निकाल ही लेती है चुनाव आते आते। यह हमने हर बार देखा है। इस बार भी विपक्ष की एकजुट हालात है, उसको देखते हुए यह मान ही लेना चाहिए कि बीजेपी बाजी मार जाएगी। क्योंकि विपक्ष अपने अपने स्वार्थों की लाइन पर खड़ा हुआ है, वो सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहा है और शायद ही कर पाए बहुत अच्छे तार्किक तरीके से। क्योंकि विपक्ष चुनाव आते आते उससे पहले होने वाले मनोवैज्ञानिक युद्ध में अक्सर हार जाता है, जिसे बीजेपी और संघ बहुत पहले ही शुरू कर देते हैं और चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी को वॉक ओवर विपक्ष दे देता है इस लड़ाई में हारकर। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। यह बीजेपी के लिए तो अच्छी ही बात है, बीजेपी के समर्थक जो समुदाय है उसके लिए भी अच्छी ही बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।